नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। ये आपका रोज शाम को 5 बजे वाला क्लास है जो रोज आपका समय से स्टार्ट होता है, जैसे आज शुरू हुआ है। एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे। क्या करते हैं इस वाली क्लास में हम लोग करते हैं एसएससी जीडी की तैयारी। एसएससी जीडी का जो एग्जाम आने वाला है उसकी डेट आपको पता है कि 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होना है। अभी कुछ लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए हैं, तो जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं उनके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि कोई कंपेन करके और आपको उसमें कुछ तो सहूलियत मिले। और जो भी सहूलियत आपको मिलेगी उसमें उसके बारे में एग्जाम्पल आपको सबसे पहले सूचित कर देगा, सबसे पहले बता देगा कि आपके लिए क्या रियायत प्रदान करेगी जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो तैयारी को रोकिएगा नहीं, तो तैयारी को बनाए रखना। हो सकता है कि आयोग कोई आपको मौका दे दे जहां पर आपको जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसको ठीक करके या जो गलती आपसे उसको ठीक करके वो दोबारा आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर ले। इसे तैयारी को मत रोकना, डीमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना प्यारे। हम लोग प्रयास करेंगे, मिलकर करेंगे तो जल्दी ही कुछ ना कुछ का समाधान या सोल्यूशन जरूर निकलेगा। क्लियर? तो ये आपका क्लास, एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर देंगे, बीच बीच में लाइक करते रहें जब तुम्हें सही लगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें जो पहली बार आया है तो। क्लियर? 50 प्रश्न होंगे हिंदी के जैसे रोज होते हैं, एकदम लाइव बढ़िया तरीके से। चलिए, पहला शब्द आपका है उपसर्ग से। कह रहा है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग कौन सा है। कई बार क्या होता है कि वो विकल्प में एक ऑप्शन और बढ़ा देता है। विकल्प में ये अब इसमें से कौन सा उपसर्ग है, या किसी को हटा करके दू लगा देगा। तो कई बार तुम लोग क्या करते हो कि गलती की वजह से दू लगा देते हो। क्यों? क्योंकि संधि में आपने पढ़ा है कि विसर्ग संधि के तहत आपने पढ़ा है कि दुह प्लस साहस से मिलकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा दुस्साहस। ये ठीक है कि विसर्ग संधि से शब्द बनता है। यदि आपसे कहे कि दुस्साहस में संधि कौन सी है तो तुम कह देना कि विसर्ग संधि है। परंतु यदि वो कहे दुस्साहस शब्द में उपसर्ग कौन सा है, दुस्साहस शब्द में। क्लियर? तो पहले का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका पहले का जवाब। नमस्कार सभी को, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देना, सभी लोग बढ़िया से बच्चे क्लास को शेयर कर देना। सभी का अभिवादन स्वीकार है ना। अब सबको अगर एक एक करके गुड इवनिंग बोलेंगे तब तो होली क्लास। तब तो मैंने कहा ना कि अगर एक एक करके सबको गुड इवनिंग बोलेंगे और सबका अभिवादन स्वीकार करेंगे तब तो फिर बच्चे क्लास हो गई। फिर तो पूरा 1 घंटे राम राम नमस्ते गुड इवनिंग है ना, लोट लोट के पाए लागू, यही होता रहेगा। तो वो ना हो, क्लास ज्यादा हो। वो बीच में मैंने कह दिया कि सबका अभिवादन स्वीकार, तो हृदय में आप सबका प्रेम आ गया। डोंट वरी। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? वो कह रहा है कि बताइए किस शब्द में उपसर्ग है। यानी कि ये 4 विकल्प आपके सामने हैं और कह रहा है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग है। यानी कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि जब किसी मूल शब्द के आरंभ में या शुरुआत में या आदि में या पहले जब कोई हम शब्दांश लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या? तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जब पहले लगाते हैं और जब मेरे प्यारे बच्चे मूल शब्द के अंत में लगाते हैं या बाद में लगाते हैं या फिर पश्चात लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रत्यय। ये छोटी सी बात है जो आप सबको पता है, बहुत अच्छे से जानते हो। अगर ये जानते हो तो आप ये भी समझ जाओगे इसमें कि उपसर्ग किसमें, यानी कि पहले देखना होगा शुरुआत में। तो लालिमा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। पराजय, बिल्कुल। जय होता है मूल शब्द, परा हो जाएगा इसमें उपसर्ग। तो यानी कि बच्चे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरे का जवाब बी हो जाएगा आपका। और दशक में कहे कि उपसर्ग है क्या? तो नहीं, दशक में प्रत्यय लगा हुआ है का। मूल शब्द होता है 10 और उसमें का प्रत्यय लगा हुआ है तो दशक। कारीगर में तो इसमें भी गर प्रत्यय है आपका। ठीक है? तो यानी कि बच्चे इसमें आपका दूसरे का जवाब ए हो जाएगा, यानी उपसर्ग केवल बी में लगा हुआ है। तीसरा कह रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। इससे सिंपल प्रश्न आज तक नहीं बना। अगर कंसेप्ट पता है तो, कंसेप्ट नहीं पता है तो तुम्हारे लिए यह भी कठिन होगा। कंसेप्ट नहीं पता है कि प्रत्यय होता क्या है तो तुम्हें यह भी कठिन लगेगा। लेकिन अगर प्यारे तुम्हें कंसेप्ट पता है, अगर तुम कंसेप्ट को समझते हो तो तुम्हें यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। जानते हो कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है मूल शब्द के, यहां भी बताया। मूल शब्द के पहले लगेगा तो उपसर्ग, बाद में लगेगा तो प्रत्यय। तो किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहां तो पहले ढूंढा था, इसमें कह रहा है किसमें ई प्रत्यय नहीं है और प्रत्यय की कह रहा है तो बाद में ढूंढोगे, अंत में ढूंढोगे। शुरुआत में कुछ मत देखना कि शुरुआत में क्या है, अंत में देखोगे, बाद में देखो।
इसमें तो मूल शब्द तो होता है तेल, उसमें ई लगा दिया तो शब्द बन गया तेली। मूल शब्द बच्चे आपका जो माली शब्द में भी आपका ई प्रत्यय है, ठीक है, माली में भी ई है, और अलवेला में भी इसमें ई लगाया तो अलवेली बन गया। यानी कि ई प्रत्यय बच्चे किसमें, माल में लगेगा, ई तो माली हो जाएगा। रंगीला शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, यानी कि जवाब तुम्हारा बी सही हो जाएगा। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ईला प्रत्यय है रंगीला में। रंग मूल शब्द है, रंग को जैसे ही अलग करोगे तो ईला प्रत्यय मिलेगा, तो रंगीला में तो ईला प्रत्यय है, परंतु बच्चे ई प्रत्यय नहीं है। उसने ई ही पूछा था, इसमें ई प्रत्यय नहीं है, तो तीसरे का जवाब बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। और चौथा तुमसे कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग है, बताओ किस शब्द में उपसर्ग नहीं है मेरी जान, इसको ध्यान रखना, इसी को गौर से देखना, सारा खेला यही है, गड़बड़ भी तुम लोग यही करते हो। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देना बच्चा, पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के बच्चे क्लास को शेयर कर दो। सभी का स्वागत है, पहले सभी का वेलकम करता हूं। क्लास का समय याद रखना कि रोज शाम को 5 से 6 होता है क्लास, डेली क्लास आपका 5 से 6 होता है डेली। जो पीडीएफ वाले तो मैं बता चुका हूं, एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर मिलती है, मैं उसको बच्चे समय से भेज देता हूं उसको, ठीक है। कई बार बता भी चुका हूं कहाँ मिलेगी, दोबारा फिर बता दूंगा कभी समय होगा तब। पहले प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न आवश्यक है। 5 से 6 रोज आपकी क्लास होती है, और मैं आपका प्यारा अभिषेक उर्फ भूटानी सर। और कई बच्चे तो पूछते हैं ना कि सर ये भूटानी सर का मतलब क्या है, तो कई बच्चों को तो पता है ऑलरेडी, जो इस क्लास में डेली आते हैं उन्हें पता है कि भूटानी सर का मतलब क्या है, क्योंकि कई लोग समझ लेते हैं कि ये लगता है ये सर तो भूटान से है। कई लोग समझ लेते हैं कि सर आप भूटान से हो क्या, हमने कहा नहीं भैया ताऊ, भूटान से नहीं है, यूपी से है, यूपी के इटावा से है, जो कि आपका कन्नौजी बोली का क्षेत्र पड़ता है, जहां पर मुलायम सिंह यादव जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका गृह जनपद है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश अगर आप इटावा से बढ़ेंगे आप दक्षिण की ओर तो आपको चंबल नदी मिलेगी, जो कि यूपी और एमपी का बॉर्डर बनाती है। हमारे यहाँ से एमपी मुश्किल से 12-13 किलोमीटर दूर है, तो चंबल नदी है हमारे यहाँ से इटावा से। तो वही गोपाल दास नीरज वही के थे, बहुत प्रसिद्ध कवि रहे। उसके अलावा देव कवि, गंग कवि, ये सब इटावा के थे। महाकवि देव इटावा के थे, तो ये भी ठीक है। इटावा में पचनद है, 5 नदियों का संगम है। इलाहाबाद में तो 3 ही मिलती हैं, यहाँ पचनद है, 5 नदियों का संगम है, ठीक है, इटावा के पास में। तो याद रखना, ठीक, मैं इटावा से, भूटान से नहीं हूं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद। तो मैंने कहा उपसर्ग की बात जब भी करें तो पहले देखोगे पहले की ओर, तो वाद से पहले लगा है अप, तो अपवाद है। पराजय ये पीछे किया था, इसमें भी है। प्रभाव, तो मूल शब्द है भाव, इसमें प्रा उपसर्ग है, शब्द बना प्रभाव। ओढ़ना, तो ओढ़ना शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, और उसने यही पूछा था, सॉरी, ओढ़ना शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, उसने यही तो पूछा था कि किसमें उपसर्ग नहीं है। तो बस तुमको यही तो बताना था मेरे लाडलों कि किसमें उपसर्ग नहीं है, तो किसमें नहीं मेरी जान, डी में उपसर्ग नहीं है, लो बाकी सब में है ना। ओढ़ना, अगर ओढ़ शब्द से बना है ओढ़ना, ओढ़ शब्द में ना लगा दिया तो बन गया ओढ़ना, ओढ़ में नी लगा दो तो ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़ के नाचो तेरे नाम का, राधे भैया निर्जरा। चलिए चौथे का जवाब डी। और 5वां कह रहा है कि चिरायु शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चिरायु, मूल शब्द निकालो, मूल शब्द के प्रारंभ में शुरुआत में जो शब्दांश मिले वही तुम्हारा कहलाएगा उपसर्ग। तो मूल शब्द तो आयु होता है, इसमें अगर चिर शब्द लगा तो शब्द क्या बनेगा, चिरायु बनेगा। मूल शब्द होता है आयु, आयु में चिर शब्द लग गया तो चिर उपसर्ग लग गया तो चिरायु, यानी कि हलंत वाला, इसमें हलंत होना चाहिए, इसमें हलंत और होना चाहिए, है ना, तो चिर आयु। तो 5वें का जवाब मेरे प्यारे बच्चे बी हो जाएगा। और 6वां आपसे कह रहा है कि बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का क्या अर्थ है। तंगी समझते हो ना, तंगी मतलब वो नहीं कि आर्थिक तंगी, तंगी का मतलब होता है जो तांगा, आपने सुना होगा, तांगा होता है ना, तांगा जिसमें घोड़ा बंधा रहता है, बैठे हुए, इक्का बोलते हो, इक्का कई बार गाँव में, इक्का या तांगा, घोड़ा गाड़ी तो उसमें घोड़ा बंधा होता है जो सवारी को बिठा के ले जाता है, तो इक्का गाड़ी या तांगा। तो ऐसी बैल वाली भी बैलगाड़ी होता है ना, तो बैल न कूदे कूदे तंगी, बैलगाड़ी में जो पीछे तंगी, बैल तो कूद नहीं रहा, तंगी ज्यादा कूद रही है। यानी कि इसका, इस कहावत का क्या अर्थ हो गया कि इसका हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। जैसे तुमने देखा होगा डीएम को जितनी बड़ी रंगबाजी नहीं होगी, उससे ज्यादा उसके पीए को या जो असिस्टेंट का जो ड्राइवर है उनको बहुत रंगबाजी होगी। उनसे बात करो, ढंग से बात नहीं करेंगे, सीधे मुंह,
तुम कहोगे यार डीएम साहब को तो कोई दिक्कत थी, उन्हें तो कोई घमंड नहीं है, तुम बड़ा ऐंठन में घूम रहे हो। मैं डीएम के साथ रहता हूँ। डीएम किसी को नहीं कहेगा मैं फलाना जगह डीएम हूँ, मैं तुम्हारा ये वाला काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा। उनके संग जो चेला चपाटे हैं, जैसे नेताजी, सांसद जी, वो किसी से नहीं कहेंगे तुम्हारा मैं ये काम करा दूंगा, वो करा दूंगा। लेकिन जो उनके चेला चपाटे हैं वो अरे ला हमको बताओ कौन सा काम होना तुम्हारा, हम कराते हैं। तो तुम क्या कहोगे, बैल न कूदे कूदे तंगी। सांसद जी तो बेचारे शांत बैठे, तुम ज्यादा उछल रहे हो, है ना, कि हमसे पहले मिलो, हम बताएंगे तुम क्या है क्या नहीं। तो सांसद का जो ड्राइवर साहब होते हैं या सांसद के जो साथ रहते हैं, अमी के बल पर सेवक का साहस, बैल न कूदे कूदे तंगी। ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो किसको नहीं पता। ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो किसको नहीं पता। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इतना बड़ा ऊंट, उसे जीरा खिला दो, क्या उसका पेट भरेगा? जरा सा, यानी कि बहुत बड़े, बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, बहुत अधिक खाने वाले को कम देना। जैसे मान लो मैं 6 रोटी खाता हूं, मैं कहीं गया दावत में, उसने 1 पूड़ी दी, बस हो गया, छोटी वाली पूड़ी, भाई साहब ले लो। जैसे कहीं की बड़ी पूड़ी बनती है, उसने छोटी पूड़ी दी, लो भाई साहब। अब भाई साहब 6 रोटी खाने वाला, रोटी का मतलब बड़ी होती है साइज में, उसमें पूड़ी आ जाएंगी 20, तो 1 पूड़ी दो, चलो भाई निकलो। भाई ये क्या मतलब, पेट भर जाएगा? उनको यार इससे कैसे पेट भरेगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई, यानी कि ज्यादा खाने वाले को कम देना। 7वें का ए हो जाएगा। 8वां कह रहा है आपसे, 8वां कह रहा है आपसे कि खिड़की का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कौन सा इसमें से आपका प्यारे ऐसा है जो कि खिड़की का पर्यायवाची है? बताओ, वातायन या बारी या दरीचा या उपर्युक्त सभी। दरीचा तो आपने सुना होगा, खिड़की को बोलते हैं, सुना होगा दरीचा। जो किले वगैरह होते थे ना, तो उसमें जो खिड़की होती है उसको दरीचा बोलते थे कई बार, दरीचा। वातायन भी खिड़की का पर्यायवाची होता है। अब 2 होते हैं तो बारी तो होता ही होता है, यानी कि जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे खिड़की के पर्यायवाची होते हैं। 8वें का जवाब डी हो जाएगा मेरे बच्चे। बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ, बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आशुग या विशिख या शिलीमुख या सारंग। बताओ निम्न में कौन सा प्यारे ऐसा है जो कि बाण का पर्यायवाची? चलो आंसर करो सभी लोग। कौन सा ऐसा है जो कि बाण का पर्यायवाची? सारंग है या शिलीमुख है या फिर विशिक है या फिर आशुग है? कौन सा ऐसा है जो कि बाण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कौन सा ऐसा है जो कि बाण का पर्यायवाची नहीं है? तो सारंग या विशिक या आशुगु या फिर आशुग। तो याद रखना बच्चा, सारंग तो होता है बाण का पर्यायवाची, विशुक माने भी होता है बाण, आशुग माने भी बच्चे बाण होता है, शिलीमुख माने तो अनाड़ी होता है ना। शिलीमुख का मतलब तो अनाड़ी होता है या मूर्ख होता है, ये होते शिलीमुख के पर्यायवाची। बाण तो शिलीमुख का पर्यायवाची नहीं होता है। शिलीमुख का पर्यायवाची बच्चे बाण तो नहीं होता है ना। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर शिलीमुख का मतलब बाण होता भी है। शिलीमुख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? शिलीमुख का पर्यायवाची अनाड़ी भी होता है, मूर्ख भी होता है। चलो इसको भी होल्ड करते हैं, देखते हैं इसका। 9वें का होल्ड करते हैं। 10वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि डर का पर्यायवाची नहीं है? शीति या भीति या भय या त्रास। इसका आंसर करो, कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है? शीति या भीति या भय या त्रास, निम्न में कौन सा ऐसा है जो कि डर का पर्यायवाची नहीं है? जो कि डर का पर्यायवाची नहीं, जरा बताइए कौन सा ऐसा होगा जो कि डर का पर्यायवाची नहीं है? शीति, भीति, भय या त्रास। जाहिर सी बात है बच्चे, शीति का मतलब तो सर्दी होती है, बाकी सब सही है। भीति, भय, त्रास तो होता है डर का पर्यायवाची, शीति नहीं होता है। शीति माने तो क्या होता है बच्चे? सर्दी होती है, शीत से बना है शीति। 10वें का ए। 11वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो कुशल शब्द का पर्यायवाची? ये बताना है तुम्हें। दक्ष या अक्ष या निग या प्रवीण, कौन सा ऐसा है जो कि अक्ष का, दक्ष का पर्यायवाची नहीं है या कुशल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। दक्ष, अक्ष, निग या प्रवीण। तो अक्ष नहीं होता है। अक्ष माने तो बच्चे कोई केंद्र होता है या आंख होती है, केंद्र होता है, आंख होती है। इसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष
यानी कि प्रति प्लस अक्ष यानी कि आंखों के सामने, तो अक्ष नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। दक्ष, निग, प्रवीण। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज या खद या पंथी या विहग, निम्न में कौन सा ऐसा है जो कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? और विकल्पों में आपसे दे रहा है द्विज। आप जानते हो पक्षी को द्विज कहते हैं। उसके अलावा द्विज किसे कहते हैं? तो दांत को भी द्विज कहते हैं। और किसे कहते हैं बच्चा? तो आप देखा होगा ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। तो कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो द्विज तो है। खग भी होता है, यानी आकाश में गमन करने वाला खग भी होता है। विहग माने भी पक्षी होता है। पंथी नहीं होता है, पंथी नहीं होता है, बस बाकी सारे होते हैं। पंथी इसका सही आंसर है। पंथी जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला या श्रेष्ठ या बड़ा या उठाओ। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देना जिसने भी अब तक नहीं किया हो। जो पहली बार आया हो वो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक जरूर कर देना क्लास को, नहीं तो लठ हो जाएगा। कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च माने ऊंचा, तो ऊंचा ऊंचा क्या? तो उच्च। देखो टीला, टीला का मतलब क्या होता है? उच्च, ठीक है। उसके अलावा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी, श्रेष्ठ माने भी उच्च होता है। बड़ा भी वह उच्च वर्ग का है, यानी कि वह श्रेष्ठ वर्ग का है। उच्च का समानार्थी कौन सा नहीं है? श्रेष्ठ, टीला, बड़ा या उठा हुआ। तो टीला जो है, टीला उठा हुआ होता है, परंतु टीला को उच्च कहेंगे क्या? उच्च का समानार्थी टीला नहीं होना चाहिए। बाकी तो है श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ। टीला नहीं होना चाहिए क्योंकि टीला का समानार्थी, टीले के ये गुण है कि वो ऊंचा होता है, उठा हुआ होता है, लेकिन उसका समानार्थी उच्च नहीं होगा। उच्च का मतलब होता है श्रेष्ठ, कि भाई वह बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि वह उच्च व्यक्ति है। वह बड़ा व्यक्ति है यानी कि वह उच्च व्यक्ति है, बड़ा को भी उच्च कहते हैं, ठीक। वह भाई साहब बहुत रईस व्यक्ति है, बड़ा है यानी कि वो समाज में उच्च है, तो उच्च बड़ा है। और उठा हुआ तो मतलब होता है उच्च। 13वें का ए हो जाएगा बच्चे। 14वां कह रहा है कि मितव्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मितव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आपको इसका अर्थ पता होगा, अर्थ पता है तो कर लोगे। किसे कहते हो मितव्यय? मितव्यय उसे कहते हैं जो नपा तुला खर्च करे। तो नपा तुला खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? मितव्यय। और बेहिसाब खर्च करने वाले को या फालतू खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपव्यय। मितव्यय का मतलब होता है नपा तुला खर्च, खर्च करने वाला नहीं, उसको तो मितव्यय कह देंगे। नपा तुला खर्च का मतलब मितव्यय, और विलम्ब हो जाता है अपव्यय, यानी कि बिना व्यर्थ में खर्च करना, व्यर्थ में खर्च करना। 14वें का ए हो जाएगा। 15वां कह रहा है कि हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष माने होता है खुशी, सबको पता। हर्ष का विलोम हो जाता है विषाद। हर्ष का विलोम क्या हो जाता है? विषाद हो जाता है। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? विरूप होगा या प्रतिरूप होगा या अपरूप होगा या व्यतिरूप होगा? तो अनुरूप शब्द का विलोम बताएं। आप जानते हो कि यदि रूप शब्द में अनु उपसर्ग लगा दिया तब तो कहलाएगा अनुरूप, पर यदि रूप शब्द में प्रति उपसर्ग लगा दिया तो कहलाएगा प्रतिरूप। अनुरूप का प्रतिरूप होता है, जैसे अनुलोम का प्रतिलोम होता है, जैसे अनुगामी का प्रतिगामी होता है, ठीक है। तो अनु शब्द से बनता है प्रति, अनु का विलोम प्रति। परिसीमन का विलोम शब्द क्या है? ससीम या निर्सीमन या असीमन या ससीमन। ससीम तो विलोम होता है बच्चे असीम का, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम, और जिसकी सीमा हो या जो सीमा के साथ रहे, सीमा मतलब लड़की का नाम सीमा, उसके साथ रहने वाला नहीं, मतलब जिसकी सीमा हो, एक बॉर्डर हो, ये नहीं कि जो सीमा के साथ रहता है उसको ससीम कह दोगे। ससीम का मतलब कि जिसकी कोई सीमा हो उसे कहते हैं ससीम, जिसकी सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम, है ना। कि ईश्वर हम पर असीम कृपा बरसाए, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं, बेहिसाब। परिसीमन का विलोम होता है बच्चे असीमन, असीमन, असीमन। 17वें का सी हो जाएगा। 18वां कह रहा है मसृण का विलोम क्या होगा? अगर मसृण का अर्थ पता है तो कर लोगे। मसृण जो है इसका अर्थ होता है चिकना। मसृण का अर्थ क्या होता है प्यारे? तो मसृण का अर्थ होता है चिकना,
और चिकना का विलोम क्या होता है, तो खुरदरा। लेकिन यहाँ खुरदरा जवाब नहीं जाएगा, चिकना का विलोम जाएगा रुक्ष, क्योंकि मैंने कहा था तुमसे जैसा शब्द वैसा विलोम। शब्द तत्सम तो विलोम भी तत्सम, शब्द तद्भव तो विलोम भी तद्भव। बस इतनी सी बात तो है। 18वें का हो जाएगा बी। 19वां कह रहा है कि गुप्त का विलोम शब्द क्या है। गुप्त यानी कि जो छुपा हुआ हो या जो गायब हो गया हो उसे कहते हैं गुप्त। जैसे मिस्टर इंडिया, भाई गायब, किसी को दिखाई नहीं देता। देखिए ना मिस्टर इंडिया, लाल चश्मा से देखता था, हाँ ये रहा मिस्टर इंडिया, फिर वहां से गायब, ढूंढते फिरते थे मिस्टर इंडिया को, तो लाल। तो गुप्त का मतलब जो गुप्त हो, छुपा हुआ, दिखाई ना दो, और अगर दिखाई दे जाए तो प्रकट, तो प्रकट। क्लियर। मुक्त का होता है ग्रस्त, ठीक है, मुक्त का बच्चे क्या होता है, ग्रस्त। लिप्त का होता है निर्लिप्त, लिप्त का होता है निर्लिप्त, और भुक्त का होता है बच्चे भोग्य, ठीक है, भोग्य। 19 का बच्चे जवाब तुम्हारा सी हो जाएगा। और 20वां कह रहा है कि विश्लेषण शब्द का विलोम, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अभी यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था बच्चे 21 तारीख को, मेंस का, उसमें भी पूछा गया था, विकल्प में दिया था। तो विश्लेषण का विलोम क्या होता है, संश्लेषण होता है। विश्लेषण का विलोम याद रखना संश्लेषण होता है, तो आपका सी हो जाएगा। पानी पीटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, पानी पीटना, इस लोकोक्ति का बच्चे अर्थ क्या हो जाएगा, लोकोक्ति का व्यर्थ का काम करना, या संघर्ष करना, या समय व्यतीत करना, या प्रयत्न करना। पानी पीटना, बताओ, पानी पीटना। जैसे कहते हैं ना कि यार मान लो कोई व्यक्ति है जिसको मैं बहुत समझाऊं, जैसे तुम लोगों से को भी मैं रोज समझाता हूं कि बेटा पढ़ाई कर लो, अभी 15 नवंबर से 16 नवंबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, कब 16 नवंबर आ जाएगी पता नहीं चलेगा, ये दिवाली के शोर में। अभी कल तुम्हारी हुई करवा चौथ, अब क्या नाम 4 तारीख को दिवाली आ जाएगी, 2-4 दिन तो उसी में रंगाई पुताई में और झालर लगाने में, पटाखे फोड़ने में, है ना, मिठाई बनाने में, इसमें 2-4 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और फिर कब तुम्हारी 16 नवंबर आ जाएगी, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई, क्या पता तुम्हारा पहले दिन पेपर पड़ जाए, क्या पता है उसको, और तुम्हारा पेपर पहले दिन ही पड़ जाए, पहली शिफ्ट में ही पड़ जाए, तो क्या करोगे। समय नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ आके खोल लो। कई बच्चे होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वही कहूंगा कि इन्हें समझाना तो पानी पीटने जैसा है, यानी कि व्यर्थ का काम करना, पानी पीटना, व्यर्थ का काम करना। 21 का ए हो जाता है, व्यर्थ का काम करना। पानी पीकर जाति पूछना, अनोखा काम करना, या विपरीत काम करना, या काम निकलने के बाद सोचना, या आराम से विचार करना। जैसे कहते हैं ना, पहले ऐसा होता था, बहुत छुआछूत मानी जाती थी, उसके चक्कर में बहुत छुआछूत मानी जाती थी, तो उसके चक्कर में क्या था कि लोग पहले पानी भी पीते थे ना, तो पहले किसी को पानी पिलाते थे, उसकी जात पूछते थे पहले, तुम्हारी जात कौन सी है, अगर वो शेड्यूल कास्ट का है या दलित वर्ग का है, पानी नहीं पिलाते थे उसको, ठीक है, अरे तुम नीचे जाते हो जाओ। या फिर अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है और तो अगर खुद को ही पानी पी, तब भी पानी नहीं पीते थे, उनकी जात पूछी पहले कौन जात के हो, उन्होंने कहा मैसेज है, तुमसे पानी नहीं पिएंगे, कुछ बहाना मार के निकल जाएंगे। यानी कि और पानी पी, और ये तभी से बनी हुई लोकोक्तियां कहावतें हैं, अभी की थोड़ी बनी हुई, अब तो ये सब नहीं रहा, तभी से था, लेकिन बन तो गई तभी से ही। तो पानी पीकर जात पूछना, यानी कि काम निकलने के बाद सोचना कि अब तो पानी, पहले पानी पी लिया, अब पूछा तुम्हें कौन जात हो, क्या फायदा। तो 22वें का सी, टोपी उछालना, अपमानित करना, या व्यंग करना, या कार्य प्रारंभ करना, या ललकारना। सब लोग के बाद क्लास को बच्चा बढ़िया शेयर कर दो जल्दी से, जिसने नहीं किया हो। अपमानित करना, व्यंग करना, कार्य प्रारंभ करना, या ललकारना। तो टोपी उछालने का मतलब क्या होता है बच्चे, अपमानित करना, कि भाई साहब उसकी तो भरे बाजार में टोपी उछल गई, यानी कि उसकी बेइज्जती हो गई, अपमानित हो गया वो। 24वां कह रहा है डोंडी पीटना, सबसे कहना, प्रशंसा करना, यश फैलाना, या सूचित करना। डोंडी पीटना, डोंडी पीटना, डोंडी मतलब बजाई जाती थी ना गांव में, डुगडुगिया डम 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 करके पहले बजाते थे और तब बताते थे सबको, सुनो 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 ये खबर है, ऐसी ऐसी बात। तो डोंडी पीटना मतलब सबसे कहना, डोंडी पीटना का मतलब सबको फैला दिया, सबको फैला, सबको बता दिया, तो सबसे कहना। और यश फैलाना क्यों नहीं होगा, जरूरी थोड़ी किसी की तारीफ की बात ही फैलाई जाए, कोई और बात भी हो सकती है, कोई सूचना भी हो सकती है ना। तो ये यश फैलाना का मतलब नहीं होगा। ये सूचित करना का मतलब कि किसी को सूचित करना नहीं, केवल प्रचार करना है बस। तो सबसे कहना, ताकि बात सब तक पहुंच जाए। तो 24वें का ए हो जाएगा। और 25वां कह रहा है चुटकी लेना, तो तुरंत काम कर लेना, या हंसी उड़ाना,
या संकेत को समझना है भीख। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। चुटकी लेना, तुरंत काम कर लेना, या हंसी उड़ाना, या संकेत को समझना, भीख मांगना। तो बच्चा जाहिर सी बात है, चुटकी लेने का मतलब क्या होता है। चुटकी लेने का मतलब क्या होता है। चुटकी लेना यानी कि संकेत को समझना भी होता है इसका, और हंसी उड़ाना भी होता है। हंसी उड़ाना तो नहीं होगा, उसकी चुटकी ले ली, व्यंग कर दिया, कोई मजाक की बात कर दी। हंसी उड़ाना भी हो जाएगा, संकेत, दोनों ही होते हैं बच्चा, अलग अलग अर्थ में दोनों ही निकलेगा। ठीक है, संकेत को समझना भी और हंसी उड़ाना भी अलग अलग जगह पर दोनों ही निकलते हैं। कहते ना कि तुमने वैसा उसकी चुटकी ले ली, यानी कि तुमने उसके मजाक कर दिया, तुमने उसको एक व्यंग मार दिया तो हंसी उड़ा दी, तो चुटकी ले ली। और दूसरा संकेत को समझना भी होता है। 25 में का दोनों हो जाएंगे। चलो, ये तुम लोगों ने हमसे डिमांड की थी, मैंने कमेंट पढ़े थे जब ऑफलाइन में, तो तुम लोगों में से किसी ने कहा था सर वो 11 लावा वाले और करा देना, इनको मिलाने वाले। चलो, ये क्या है कि ये 6 वाक्य लिखे हुए हैं, असल में वाक्य तो एक ही है, उसको तोड़ दिया, उसके खंड कर दिए। अब खंड करके कह रहा है कि इनको क्रम से लगाओ, पहले तो खुद ही तोड़ दिए, अब तुमसे क्रम से लगवा रहा है, कोई काम ही नहीं इसके पास। चलो क्रम से लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दो, आराम से लग जाएंगे। ये याद रखना है कि ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, पहला और आखिरी वाला नहीं बदलेगा, बीच के जो 4 हैं बस वो आगे पीछे हो गए, तो उनको सेट करना है। पहला सबसे ऊपर रहेगा सबसे पहले, बाद वाला सबसे बाद में रहेगा, बीच के फिट करना। जरा करो। यह विज्ञान का वरदान समस्त प्रकृति अर्थात प्राणी नहीं, यह विज्ञान का वरदान तो मनुष्य के लिए शिव अर्थात कल्याण के रूप में तभी प्राप्त होगा जब समस्त प्रकृति अर्थात प्राणी। बहुत बढ़िया, हो गया। यह विज्ञान का वरदान, यह विज्ञान का वरदान तो, हाँ, यह विज्ञान का वरदान, फिर ला, यह विज्ञान का वरदान तो मनुष्य के लिए शिव, फिर रा, शिव अर्थात कल्याण के रूप में, फिर रा, कल्याण के रूप में समस्त प्रकृति अर्थात प्राणी, या फिर शिव के रूप में तभी प्राप्त होगा, या तभी प्राप्त होगा जब समस्त प्रकृति अर्थात प्राणी सुखमय जी। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा लारा यावा, लारा यावा, ये हो जाएगा प्यारे, ये बी जवाब से हो जाएगा। जरा देखो, यह विज्ञान का वरदान, यह विज्ञान का वरदान तो मनुष्य के लिए शिव अर्थात कल्याण के रूप में तभी प्राप्त होगा जब समस्त प्रकृति अर्थात प्राणी सुखमय जीवन बिता सकें। बहुत सारे 26 का बच्चा बी हो जाएगा। 27वां जरा लगाओ क्रम से, पहला और आखिरी को छोड़ देना, बीच के ही सेट करना है, पहला वही रहेगा, आखिरी यही रहेगा, बीच के जो 4 हैं बस इन्हें क्रम से लगाना तो लगा दो। और इस तरीके का 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, तो प्रैक्टिस बड़ी अवश्य रखना। कभी कभी तय करना, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास, हाँ, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्र से बना है या यह राजा सम्राटों के युद्धों, नहीं नहीं, इसका ऐसे रहेगा। कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्धों और षड्यंत्र से बना है, या यह सारी यात्रा आदि सबसे शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा बच्चे आपका रा या वाला, रा या वाला, सी हो जाएगा तुम्हारा सी, रा या वाला। कि कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्धों और षड्यंत्र से बना है, या यह सारी यात्रा आदि सबसे शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। बहुत बेहतर, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, सब बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? मैं तुमको बताया पहले भी कि यदि कोई चीज दुनिया में एक ही है तो वो आपका आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, परंतु यदि वो एक से अधिक है या उसके भेद निकल पाए तो वो होता है तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा
जैसे कि राज्यपाल, मैंने कहा राज्यपाल को बुलाओ, तुमने कौन से राज्यपाल को बुलाएं भाई? उत्तर प्रदेश के कि मध्य प्रदेश के कि कर्नाटक के, कहाँ के राज्यपाल? यानी कि राज्यपाल क्या ही संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। 28वें का क्या हो जाएगा मेरी जान? बी हो जाएगा बच्चे। और 29वां कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का विकल्प चुनिए। खूब खरीदेंगे कल करवा चौथ वाले दिन, खूब बिकी है, तो इसकी जरा बहुवचन बता दो क्या होगा इसका प्यारे बहुवचन बता दो क्या होगा? बिंदिया। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा बताओ? बिंदिया या बिंदी या बिंदु या इनमें से कोई नहीं। इसका बहुवचन पूछा है। एक बात याद रखना, बिंदी का बहुवचन तो होता है पहले बिंदिया, पर बिंदिया का भी पूछ दिया उसने तो बिंदिया, ये त्रियक बहुवचन हो जाता है। त्रियक बहुवचन बिंदिया हो जाएगा, बिंदिया, बिंदिया का बिंदिया। चलिए अगला प्रश्न बताइए 30वां। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके सभी के सभी यानी कि सारे पद तीनों के तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो राम या रामचरितमानस और गंगा। बहुत बढ़िया, पहला ही हो जाएगा, लेकिन बाद के पढ़ लेते हैं। कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मिठास ये हो जाएगी भाववाचक, तो ये जवाब तुम्हारा गलत हो जाएगा। लखनऊ व्यक्तिवाचक है, परंतु आम जो है वो जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, इसलिए ये जवाब भी गलत हो जाएगा। ममता, ममता होता है भाववाचक संज्ञा, और पूछा उसने क्या था कि जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, तो ऐसा जवाब ए है, ए। राम एक ही है, रामचरितमानस एक ही है, गंगा एक ही है। 30वें का जवाब ए हो जाएगा मेरे बच्चे। बढ़िया प्रश्न है तुम्हारे लिए आज अच्छा लेवल है, इसलिए मेहनत से पढ़ना, और जो नया प्रश्न है इसको नोट कर लेना, और क्लास को सब बच्चे शेयर कर देना, सारे बच्चे शेयर कर देना एक बार। किस कथन में अच्छा पद संज्ञा के रूप में आया है? वह अच्छा लड़का है। इसमें तो ये जो अच्छा है ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है अच्छा। वह लड़का अच्छा है, इसमें भी विशेषण है सेम, इसमें उद्देश्य विशेषण, इसमें विधेय विशेषण। अच्छों का साथ अच्छा है, तो ये क्या है? और अच्छे बनो, इसमें से इन दोनों में से बताओ किसका सही है? अच्छों का साथ अच्छा, इसमें कह रहे हैं अच्छा शब्द, इसमें भी बच्चे जो अच्छा है वो संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है, अच्छे बनो ये सही है, भाववाचक संज्ञा है, अच्छे बनो। ठीक है, अच्छे बनो, अच्छों का साथ अच्छा है। अच्छा शब्द पूछा, अच्छों में तो पूछा नहीं था, अच्छों का साथ अच्छा है, अच्छे बनो। ठीक है, 31 का डी हो जाएगा। अष्टाध्यायी, इसमें वो पूछा है उसने कौन सा समास है, इसमें समास पूछ लिया भाई। तो 8 अध्यायों का समूह, तो अष्टाध्यायी। पहला पद संख्यावाचक है तो कौन सा हो जाएगा? वहां द्विगु समास हो जाएगा। पहला पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। और 33वां कह रहा है दशानन शब्द में समास। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। बताओ, बहुत बढ़िया, क्लास को शेयर कर देना सभी लोग अच्छे से बच्चा। दशानन शब्द में कौन सा समास है? आप सबको पता है कि दशानन में बहुब्रीहि समास है। दशानन कह लो, लंबोदर कह लो, चक्रपाणी कह लो, वीणापाणी कह लो, शूलपाणी कह लो, कैलाशपति कह लो, गंगाधर कह लो, चंद्रशेखर कह लो, चंद्रमौली कह लो, सब के सब तुम्हारे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है? शोक या पृथ्वी या चंद्र या परख तत्सम नहीं है, तो बच्चा शोक होता है, पृथ्वी भी होता है, चंद्र भी होता है, परख नहीं है। इसका होता है परीक्षा, परीक्षा का होता है परख। 33वें का बच्चा डी सही हो जाएगा, डी तद्भव है, बाकी सारे तत्सम हैं। और चंद्र का तद्भव क्या होता है? चांद। किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? अभी उसने कहा था कि बताइए निम्न में कौन सा तत्सम नहीं है, अब वो कह रहा है कि बताइए किसमें सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। आग, जीव, घर। आग तद्भव है, बिल्कुल है, अग्नि। जिह्वा, घर। लो पहला ही हो गया, पहला ही हो जाएगा बच्चे तुम्हारा, पहला ही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा प्यारे। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो आग का तत्सम होता है अग्नि, जीव का होता है जिह्वा, और घर का होता है गृह।
तो बाकी तीनों ये आपके क्या है, तद्भव हैं, तो पहले ही जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर पत्र तत्सम होता है, यहाँ पे आपका शत तत्सम होता है, यहाँ पर उच्च भी तत्सम है और पुष्प भी तत्सम है, तो ए जवाब सही हो जाएगा बच्चे, ए। 35वां कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तद्भव पूछा है, कई बार बताया तुमको मेरे बच्चे कि जब भी ऊपर ये चंद्र बिंदी लगाओ जैसे इसमें लगा है, तो वो हर हाल में तुम्हारा तद्भव ही होगा। आगे भी याद रखना, आगे भी प्रश्न आएंगे, रोज क्लास में आते हो ना 5 से 6, तो रोज तुम देखोगे प्रश्न तुम्हें दोबारा मिलेगा तत्सम तद्भव का, और मिले तो ये देख लेना अगर कहीं चंद्र बिंदी है तो कह देना कि ये शब्द आपका तद्भव ही है, तत्सम नहीं है मेरे बच्चे। फिर बताओ तत्सम शब्द कौन सा है? गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तो बच्चे घड़ा का तो घट होता है तत्सम, ये नहीं है। गाय का गऊ होता है, ये भी नहीं है। गधा का गर्दभ होता है, तो यह भी नहीं है। ग्राहक शब्द तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है गाहक। गाहक इसका तद्भव होता है, ग्राहक शब्द तत्सम है। 36 का जवाब डी हो जाएगा। सब लोग क्लास को शेयर कर देंगे जिसने भी नहीं किया अब तक, जल्दी से बच्चे संख्या को बढ़ाओ। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, और याद रखना अगर अभी तक तुम्हारे में नहीं आए थे पिछली बार, लेकिन इस बार याद रखना तत्सम तद्भव से लल्ला तुमको प्रश्न मिलेगा। लल्ला और लल्लिया तुमको प्रश्न मिलेगा एक तत्सम तद्भव से, याद रखना। और आपको संधि से भी मिलेगा एक आध प्रश्न, पढ़ के जाना, भूल मत रहना। तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण तत्सम है, कंकड़ तत्सम है, प्यासा ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, केवल इसका पिपासा होता है। 27 का सी हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द, 1-2 प्रश्न और हैं आपके तद्भव के, फिर आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। फिर तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ जाएगा, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी एक प्रश्न रहेगा। मैंने कहा है कि मैं सिलेबस तुमको बता चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और कौन कौन से अब पूछे जा सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लेना SSC GD सिलेबस हिंदी बाई अभिषेक सर एग्जामपुर, मिल जाएगा तुमको पहले वीडियो, उसमें देख लेना। सिलेबस मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं जो तुमको सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, उसके साथ में संधि तत्सम को भी थोड़ा सा देख लेना है। तद्भव शब्द अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। अंगरक्षक सही है, इसका होता है अंगरखा, तो ये तो तुम्हारा नहीं होगा तद्भव। आशा भी नहीं होगा, अंधकार भी नहीं होगा। अचरज तुम्हारा है जो बच्चे तद्भव है, इसका तत्सम होता है आश्चर्य। अचरज का जो तत्सम है वो कौन सा होता है? आश्चर्य होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। 38 का ए हो जाएगा। 39वां कह रहा है मेरी जान, कौन सा शब्द ऐसा है जो कि पुल्लिंग है? पल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग है। बताओ कौन सा शब्द ऐसा जो पुल्लिंग है? एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर देंगे बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से, शाबाश। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा या सेना? पुल्लिंग तुमको बताया था। अच्छा और अच्छी लगा लेना तो तुम्हारा बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छी आशा कि अच्छा आशा? अच्छी आशा काट दो, पुल्लिंग पूछा तो स्त्रीलिंग है। क्षमा मांगी जाती है कि क्षमा मांगा जाता है? क्षमा मांगी जाती है। सेना, अच्छी सेना या अच्छा सेना? भारत की सेना बड़ी है या सेना बड़ा है? सेना बड़ी है भारत की, ये भी स्त्रीलिंग। कष्ट, कष्ट, कष्ट आपका पुल्लिंग है। 39 का बी। 40वां कह रहा है निम्न में पुल्लिंग शब्द पहचानिए। क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति? क्षमा, क्षमा मांगी जाती है कि मांगा जाता है? क्षमा तो मांगी जाती है। पूछा कौन सा है? पुल्लिंग, काट दो। घटना, अच्छी घटना घटी या अच्छा घटना? अच्छी घटना, इस काट दो, स्त्रीलिंग है। रीति, ये अच्छी रीति है कि अच्छा रीति है कि बड़ों के पैर छूने चाहिए? तो अच्छी रीति है, ठीक है, स्त्रीलिंग। क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र की अच्छी क्षेत्र? अच्छा क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र की बड़ी क्षेत्र? तो बड़ा क्षेत्र, पुल्लिंग हो जाएगा। 40 का सी। 41 में भी कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज का आपको प्रश्न भी नए मिलेंगे, कुछ अलग टाइप के मिलेंगे, तो पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, मेहनत करना बच्चे। पेपर आने वाला है तुम्हारा और आ ही गया समझो। जान झोंक दो इस बार, अगली बार मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। इसी बार बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, किसी की एज निकल गई, किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो याद रखना बच्चे, एक एक छोटी सी गलती तुम्हें तुम्हारे कदम से बहुत दूर कर देगी, तुम्हारी मंजिल से तुम्हें बहुत दूर कर देगी। जिसने भी फॉर्म को भरने में गलती कर दी, उसका फॉर्म बेचारे का हो गया रिजेक्ट। वो सोचो उसकी मंजिल से दूर, जो उसकी पढ़ाई चल रही थी उनसे ठप पड़ जाएगी, उसका दिमाग सारा उधर चला जाएगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, परेशान हो जाएगा बेचारा।
प्रयास करेंगे उसके लिए। लेकिन याद रखना कोई भी छोटी गलती नहीं करना, एग्जाम तक कोई गलती मत करना। आप लोग जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हो गए हैं वो पढ़ते रहना लगातार, और रोज क्लास में आते रहना। क्लास का टाइम रोज शाम को 5 से 6 है। अगर तुम रोज क्लास में आए और नोट्स बनाए हैं, मैं कह रहा हूँ 25 के 25% तुम छपे मिलेंगे, लेकिन रोज क्लास में आओगे, नोट्स बनाओगे तब। ये तो दिमाग में कितने याद कर लोगे तुम। एक दिन में 50 प्रश्न कराता हूँ, पिछले 2 महीने से क्लास हो रही है तो डेली, तो 60 दिन 5 छक्का कितने होते हैं 30, यानी कि लगभग आपका 3000 क्वेश्चन हो चुके हैं। सोचो कितनी प्रैक्टिस तुम्हें करा चुकी है अब तक। ढंग से लिखे होगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन पढ़ो तो टहल के आगे तो नहीं। स्त्रीलिंग छाछ ही स्त्रीलिंग हो जाता है, छाछ स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों पुल्लिंग है। याद रखना मट्ठा कह दे तो मट्ठा पुल्लिंग है, छाछ स्त्रीलिंग है। मट्ठा अच्छा मट्ठा कि अच्छी मट्ठा, अच्छा मट्ठा। मट्ठा पुल्लिंग है लेकिन छाछ स्त्रीलिंग है। 41 का ए। भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? भालू, भीलनी, भिलनी, भीलनी। तो भील का स्त्रीलिंग हो जाता है भीलनी। क्या हो जाता है भील का स्त्रीलिंग? तो भीलनी। भील शब्द का स्त्रीलिंग बच्चे क्या हो जाएगा? भालू या भीलनी या भिलनी या भालना, तो बच्चे भीलनी। भील का क्या हो जाता है स्त्रीलिंग? तो भीलनी। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है बताओ? सलाद या सनक, सारस की सलाम। तुमको मैंने लास्ट ईयर के पेपर भी करा दिए सारे के सारे, तुमको मैंने टॉपिक वाइज भी क्लास करा दी, तुमको मैंने मिक्सअप क्लास भी करा दिया। अगर रोज आते होगे तो तुम्हें ये क्लास अभी तक 7 बजे होती थी ना, अभी तक ये क्लास होती थी 7 बजे, 7 से 8, और अब ये क्लास बच्चे 7 से 8 नहीं होती, अब ये 5 से 6 होती है। क्लास चाहे जितने बजे हो, तुम लोग जो बच्चे आने वाले हो तो रोज क्लास में आते हैं, याद रखना। और जो भूले भटके बच्चे जिनको क्लास नहीं मिल रही थी, आज आए हैं, तो वो भी आज के बाद रोज बने रहना। सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना बच्चे, क्लास को और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि और भी तुम्हारे जैसा कोई मित्र उसको क्लास नहीं मिल रही उसको मिल जाए। फेसबुक वगैरह पर लिंक लगा दिया करो, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करो। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सलाद। अच्छा सलाद की अच्छी सलाद? अच्छा सलाद काट दो। सनक, सारस भी पुल्लिंग है। सलाम, सलाम ठोका जाता है कि ठोकी जाती? सलाम ठोका जाता है। सनक, सनक सवार हो गई है ना, स्त्रीलिंग। 43 का बी। स्त्रीलिंग पूछा था ना, हाँ बी। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा प्यारे? शोभा या शस्त्र या पाल की नृत्य। तो शोभा बढ़ गई, स्त्रीलिंग पहले ही हो जाएगा। लो बात बाकी देखने नहीं पड़ा। बहुत अच्छी शोभा, शोभा अच्छी या अच्छा? शोभा अच्छी, तो अच्छी शोभा। शस्त्र पुल्लिंग है, शस्त्र उठाया जाता है कि शस्त्र उठाई जाती है? तो शस्त्र उठाया जाता है, तो ये काट देना, पुल्लिंग हो जाएगा। पालन किया जाता है कि पालन की जाती है? पालन किया जाता है। नृत्य किया जाता है कि नृत्य की जाती है? तो किया जाता है, पुल्लिंग। ठीक है, एक स्त्रीलिंग था पहला वाला, बच्चा जान लगा देने के बाद बढ़िया से क्लास को शेयर करके 44वां का ए हो जाएगा। 45वां कह रहा है कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर धन उपकार से बनेगा परोपकार। पूछे संधि है कौन सी, तो तुम कह दोगे कि गुण संधि है। गुण संधि है। यहां पर तुम्हारा स्वर निकलेगा छोटे आ का, यहां पर निकलेगा ऊ का। आ और ऊ मिलाकर बनाते हैं ओ, और ओ की मात्रा ही बच्चे रा में लग जाएगी, शब्द बन जाएगा परोपकार। परोपकार में संधि, गुण संधि, आंसर डी। सदाशय का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा होगा? सत प्लस आशय या सतत प्लस आशय या सत प्लस आशय या सदा प्लस आशय? तो याद रखना बच्चा, सत प्लस आशय होगा। संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि से शब्द बनेगा। व्यंजन संधि से शब्द बनेगा तुम्हारा सदाशय। और कैसे बनेगा? तो ये नियम होता है कि धन के पहले यदि किसी वर्ग का पहला व्यंजन है और धन के बाद में यदि कोई स्वर या अंतस्थ है, तो पहला व्यंजन बदल जाता है तीसरे में, ता का तीसरा होता है दा, तो शब्द क्या बन जाएगा? सदाशय। जवाब बच्चे 40 का सी हो जाएगा। और तुमसे 37वां कह रहा है कपि धन ईस, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? कपि प्लस ईस का सही संधि विच्छेद भी बताइए और संधि भी बताइए, इसमें संधि है कौन सी? तो जरा देखो, यहां पर स्वर कौन सा है प्यारे? छोटी ई। यहां स्वर कौन सा है? बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई मिलाकर क्या बना देते हैं? तो बड़ी ई बना देते हैं। बड़ी ई की मात्रा जब लगाओगे तो शब्द बनेगा कपीस। और जब दोनों तरफ समान स्वर हो
तो उसका दीर्घ बन जाता है। ये कौन सा नियम कहता है? दीर्घ संधि का नियम कहता है। तो कभी इसमें संधि कौन सी हो जाएगी प्यारे? दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ। याद रखना, संधि के भेद पूछे तो 3, स्वर व्यंजन विसर्ग, और स्वर के भेद पूछे तो 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। 48वां कह रहा है तुमसे, निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि किसमें है? अगर पढ़ा होगा मुझसे तो बताया था मैंने, यदि तुम्हें ऐ की और औ की मात्रा किसी पर मिले तो समझ जाना कि वहां पर वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि स्वर संधि ऐ की औ की मात्रा किसमें है? तो इसी में है, तो बस आंसर हो गया। बाकी किसी में है ही नहीं, तो बड़े आराम से निकाल लोगे इसका। तो रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश, दीर्घ संधि है। महौषध, तो महा प्लस औषध बराबर बनता है महौषध, औ की मात्रा है इसमें, यही सही हो जाएगा। यति प्लस इंद्र, यतीन्द्र, दीर्घ संधि। शोध प्लस अर्थी बराबर शोधार्थी, दीर्घ संधि। केवल बी में ऐसा है जो आपका वृद्धि संधि है, बाकी तीनों में आपकी दीर्घ संधि है। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार, निर्विकार या निर्विकल्प या निर्गुण। जिसका कोई आकार ही ना हो, तो बच्चा आकार शब्द में जैसे ही निर उपसर्ग को लगा दोगे तो तुम्हारा ये आ इसमें मिल जाएगा, तो रा पूरा हो जाएगा और कार को मिला के लिख देना निराकार। तो निराकार शब्द में का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो। निर्विकार का मतलब जिसमें कोई विकार ना हो। निर्विकल्प, तो जिसका कोई विकल्प ना हो। तो निर्गुण यानी कि जो जिसमें गुण ना हो, जो गुण से हीन हो। 49 का बच्चे जवाब क्या हो जाएगा? जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। और ये तुम्हारा आज का अंतिम प्रश्न है मेरे बच्चे, कि किए हुए को न मानने वाला। क्लास को बच्चे शेयर कर देना, जिसने अभी तक नहीं किया है वो अब क्लास समाप्त होने के बाद कर देना, और कमेंट जरूर कर देना कि क्लास कैसा रहा। ठीक है, क्लास कैसा रहा ये भी, और बाकी तुम्हें पता है क्लास तो मस्त रहता है, रोज आओगे तो क्लियर। क्लास को लाइक कर देना जिसने नहीं किया अब तक। किए हुए को न मानने वाला, किए हुए को न मानने वाला, निकृष्ट, कृतार्थ, कृतज्ञ या कृतज्ञ होना चाहिए। किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो मानता है किए हुए उपकार को मानने वाला उसे बोलते हैं कृतज्ञ। उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे बच्चे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक, चलो 2-3 प्रश्न और करा लो बच्चे, और प्रश्न अभी 2। पैनी बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पैनी बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि तेज हो या पैनी हो उसे क्या बोलते हैं? तो कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। कुशाग्र बुद्धि। आज में बोनस मिला है, देखो करवा चौथ के बाद आए हो, 2-4 प्रश्न का बोनस मिला है तुम्हें। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, जो केवल अपना हित चाहे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वार्थी। क्या बोलते हैं? स्वार्थी। स्व प्लस अर्थी, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। 52 का बच्चे हो जाएगा सी। और 53 कह रहा है कि जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले या सबसे आगे गिना जाए उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं। देखो मैं तुम्हें बोनस दे रहा हूं, तब भी क्लास को शेयर न करो तो बेकार हो। अग्रगण्य मतलब जिसको सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसको गिनना संभव ही ना हो उसे कहते हैं अगण्य या अनगिनत। और अगणित का मतलब भी वही होता है जिसे गिना ना जा सके या जिसकी गणना ना हो सके। 53 का जवाब बच्चे ए हो जाएगा। और ये है तुम्हारा आज का अंतिम प्रश्न कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, कि जो बड़ा बनने की इच्छा रखता हो, जो चाहता है कि मैं जीवन में बड़ा बनूं, यानी कि जो जीवन के प्रति कुछ आकांक्षा रखता है उसे क्या कहते हैं? पदलोलुप नहीं, ये तो उसे कहते हैं जो पद की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं पदलोलुप। चटुकार यानी कि आप कहते हैं कि जी उजूरी करने वाला, या फिर क्या कहते हैं मक्खन लगाने वाले, कहते हो ना, चटुकार आदमी है ये। विवेकवान, महत्वाकांक्षी है ना, बड़ा बनने की इच्छा, महत्वाकांक्षी। और आप भी अपने अंदर एक महत्वाकांक्षा जगाएं कि इस बार की जो भर्ती है उसमें आपको वर्दी लेके आनी है। कैसे आएगी? पढ़ोगे जब, कहीं से पढ़ो, किताब से पढ़ो, हमसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, पढ़ो जरूर, पढ़े जरूर, क्योंकि एग्जाम दोबारा मौका नहीं देगा। यहाँ तो मौका है, तुमने जब चाह तब बदल लिया चैनल, जब चाह तब बदल लिया टीचर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा केवल तुम पर, क्योंकि भर्ती नहीं आएगी अगली बच्चे लंबे समय तक। इसलिए इसी बार जान झोंक दो, जूझ लो, लग जाओ,
ताकि घर वालों को एकदम बढ़िया से कुछ दे पाऊँ। क्लियर? कमेंट आज कम पढ़े, पर आप कमेंट करके बता देना एक बार ऑफलाइन में कि क्लास कैसा रहा। बाकी आपको पता है कि तुम्हारा क्लास रोज शाम को 5 बजे होता है, और जो भी साथी न हो उन्हें बता देना क्लास अब 7 बजे नहीं 5 बजे होता है। तो क्लियर? तो अभी चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।